हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है जिनकी पेमेंट 12 मंथ्स के अंदर नहीं हो सकती। बाकी की जो चार कंडीशनें मैंने आपको बताई है ना, ऑपरेटिंग साइकिल वाली है ना, और वो ट्रेडिंग आउट वाली, ठीक है, और अनकंडीशनल राइट डेफर्ड सेटलमेंट के लिए, ये सारी बातें उसको आप देख लेना है ना, पिछला वीडियो। यहाँ पे बोला गया है शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स नॉन करंट लायबिलिटी टू बी क्लासिफाइड इनटू अ लॉन्ग। देखिए, जो भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होगी उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसमें, है ना। मेन हेड आपका नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, और उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो ये इनमें कौन कौन सी चीजें आएंगी यहाँ पे बताया गया है। देखिए, पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। Long term borrowings are those borrowings when the loan that is borrowing are repayable by the company after 12 months from the date of balance sheet or after the operating cycle. So long term borrowings are those borrowings when the loan that is borrowings are repayable by the company after 12 months, जिनकी पेमेंट जो है वो 12 महीने के बाद होगी, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, विद इन 12 मंथ जिनकी पेमेंट नहीं हो सकती है या जिनकी पेमेंट जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगी, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जो है वो बॉन्ड, डिवेंचर, टर्म लोन जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, है ना, पब्लिक डिपॉजिट्स ड्यू आफ्टर 12 मंथ्स, लोन लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सब्सिडरीज, है ना, होल्डिंग कंपनी, है ना, एसोसिएट्स, बिजनेस वेंचर्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस स्पेसिफाई नेचर, है ना, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोरोइंग शैल फर्दर बी सब क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड where loans have been guaranteed by the director or others, है ना, a mention thereof shall be made। सो ये जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं ये सारी की सारी जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएंगी। ओके, तो बार बार जो रिपीट होने वाली यहाँ पे आइटम आपको आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बॉन्ड एंड डिवेंचर के बारे में बार बार पूछा जाएगा, है ना, टर्म लोन के बारे में, है ना, लोन जो बैंक से लिया है या थर्ड पार्टी से, ओके, लॉन्ग टर्म लोन स्टूडेंट ये, और पब्लिक डिपॉजिट, है ना, जो ड्यू है 12 महीने के बाद, और लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम द सब्सिडीज, है ना, और ये अदर लोन एंड एडवांसेस। तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे ये A B C D E तक दिखाई गई हैं, है ना, उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये A B और C, है ना, ये A B और C, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो इन आइटम्स के बारे में कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आती है, किसमें, नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो deferred tax liability net represent the amount of tax levied on the difference between accounting income and taxable income। जो भी हमारी अकाउंटिंग इनकम होगी और टैक्सेबल इनकम होगी, है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उस अमाउंट के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, ये वो टैक्स लायबिलिटी है, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज अकर व्हेन टैक्सेबल इनकम इज लेसर एंड अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर। ठीक है, जब आपकी जो टैक्सेबल इनकम है जिस पे टैक्स लगेगा वो ज्यादा है और जो आपकी अकाउंटिंग इनकम है वो कम है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उस अमाउंट पे लगेगा टैक्स, उसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वाइल डेफर्ड टैक्स एसेट, देखिए एक तो आपकी लायबिलिटी हो गई, दूसरा है डेफर्ड टैक्स एसेट अकर्स व्हेन द वाइस वर्सा इज ट्रू। ठीक है, मतलब जब आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उस पे जो टैक्स लगेगा वो आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। So deferred tax liability represent the final sum which is derived after the adjustment of deferred tax asset against the deferred tax liability। So आगे इसके बारे में जो है वो बताया गया है deferred tax liability के बारे में प्रैक्टिकली भी, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बोला गया है deferred tax क्या है। देखिए, the word deferred implies is hold back or postpone to a later time। Deferred tax liability may be understood as an amount of taxation set aside for meeting future liabilities of taxation
This should not be confused with the provision created for taxation, which is basically to meet current taxation needs. So देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसको हम बोल सकते हैं वो एक ऐसा अमाउंट है टैक्सेशन का जिसको हमने अपने पास रखा है फ्यूचर की जो टैक्सेशन लायबिलिटी है उसको मीट करने के लिए। ठीक है, अगर हमारी कोई भी टैक्स लायबिलिटी होगी तो हम जो है वो यहाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से उसको पूरा करेंगे, है ना। ये अमाउंट ऑफ टैक्सेशन है, ठीक है। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द प्रोविजन क्रिएटेड फॉर टैक्सेशन विच इज बेसिकली। देखिए इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जैसे हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएट करते हैं, है ना, तो वो टैक्स के लिए होता है। कोई भी करंट टैक्सेशन की अगर करंट टैक्सेशन लायबिलिटी है, करंट से रिलेटेड है ना, उसके लिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे ये जो डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मतलब है पोस्टपोन टू लेटर टाइम, मतलब बाद में, ठीक है, बाद वाला जो आपका टाइम है, ठीक है। तो ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ये क्रिएट की जाएगी और ये एक ऐसा अमाउंट है टैक्सेशन का जो हम अपने पास रखेंगे किस लिए, फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी के लिए, फ्यूचर में जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसके लिए। बाकी जो प्रोविजन क्रिएट किया जाता है टैक्सेशन के लिए वो किसके लिए होता है, वो बेसिकली करंट टैक्सेशन नीड के लिए है ना, करंट ईयर में जो टैक्स पे करना है। ओके, अच्छा, डेफर्ड का मतलब आपको समझ आ गया होगा, पोस्टपोन टू अ लेटर टाइम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड रूल्स प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन ड्यू टू विच डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट लायबिलिटीज एसेट अराइज। दिस इज द रीजन व्हाई इनकम एज पर statement profit and loss account, प्रॉफिट एंड लॉस इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं और जो रूल्स हैं, है ना, किसके रूल्स हैं, किसके प्रोविजन, टैक्सेशन के, उनके बीच में जो है वो डिफरेंस है, अंतर है ना, ड्यू टू, है ना, जिसकी वजह से विच डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और या फिर डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होता है, ठीक है। दिस इज द रीजन, ये रीजन है कि इसीलिए जो है इनकम जो आपकी आती है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस वो डिफरेंट होती है टैक्सेबल इनकम से, ठीक है, क्योंकि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं और हमारे जो टैक्सेशन के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो मेन एरियाज वेयर देयर आर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टैक्सेशन प्रोविजंस आर एज अंडर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं, है ना, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड टैक्सेशन प्रोविजंस। इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, क्या अंतर है, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ मेन एरियाज। देखिए क्या, पहला जैसे कि डेप्रिसिएशन, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एरिया वेयर अ डिसएग्रीमेंट अकर्स बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टैक्सेशन रूल्स। देखिए दिस इज डेप्रिसिएशन, यहाँ पे बोला गया है, देखिए ये एक आपका मेजर एरिया है ना, कि जिसकी वजह से जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं और जो टैक्सेशन रूल हैं वो डिसएग्री होते हैं, मतलब वो मैच नहीं होते, ठीक है, उनमें थोड़ा सा फर्क आता है। तो दिस अकर्स अंडर द टू एस्पेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है ड्यूरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब उसको डेप्रिसिएशन लगाने का टाइम। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन द एसेट फ्रॉम द डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, दैट इज द डेट ऑफ द डेट फ्रॉम द विच इज एसेट इज पुट टू यूज, मतलब जब से हमने उसको यूज करना शुरू किया, ठीक है, उस दिन से जो है डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगी, किसके ऊपर, एसेट के ऊपर। हाउएवर depreciation needs to be provided either for 6 months or a year from the date of purchase in accordance with the taxation law। जबकि यहाँ पे क्या बोला गया है, डेप्रिसिएशन कब से लगाई जाएगी, जो भी आपका टैक्सेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग, या तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाना हम शुरू कर देंगे या 1 साल की, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जब से हमने उसको परचेज किया। जबकि यहाँ पे जो हमारे अकाउंटिंग रूल है उनके हिसाब से क्या है, जब से हमने एसेट को यूज करना शुरू किया, ठीक है, तब से उस पर डेप्रिसिएशन लगाना शुरू की जाएगी, और जो टैक्सेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग जब से हमने उसको परचेज किया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज की बात है और यहाँ पे परचेज की बात है, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, देयर आर टू मेथड्स of accounting for depreciation. There are two methods of accounting for depreciation, that is straight line and written down value method.
While accounting considers each of the above two methods equally significant, the Income Tax Act awards importance to only written down value method. There are two methods of accounting for depreciation. देखिए अकाउंटिंग के जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो दो हैं, पहला है स्ट्रेट लाइन और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसीडर्स ईच ऑफ अवर टू मेथड इक्वली सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों ही जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दोनों सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे जो मेन बात क्या बोली गई है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इनकम टैक्स एक्ट अवॉर्ड्स इंपॉर्टेंस टू ओनली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही जो है इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जो है वो डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो है मेजर डिफरेंस है हमारे, है ना, कि जिसकी वजह से जो है आपकी, जैसा कि इसने बताया कि आपकी जो है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड एसेट जो है वो अराइज होता है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जो टैक्सेशन के जो प्रोविजन है वो थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, ये पहला जो पॉइंट था ये था डेप्रिसिएशन के बारे में। दूसरा पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फॉलोइंग इज द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस इन अकाउंटिंग। A provision for doubtful debt is created as a cautionary measure under regular business environment, है ना। तो the Income Tax Act allows deduction of only actual bad debts as and when they occur। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, following is concept of prudence in accounting, a provision for doubtful debt is created। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया जाता है, प्रोविजन बनाया जाता है बैड डेट्स के लिए, है ना, जो डेटर्स जो है हमारे बैड हो गए हैं, है ना, और वो जो लाइबिलिटी है वो अ, कितने की लाइबिलिटी, सॉरी वो जो लॉस है हमारे लिए बैड डेट्स, है ना, उसके लिए एक प्रोविजन बनाया जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया जाता है कि इन फ्यूचर हमको जितने का भी लॉस होता है बैड डेट्स के अगेंस्ट, तो उसको जो है वो प्रोविजन, इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल से जो है वो क्या किया जाएगा, उसको जो है वो मीट किया जाएगा, है ना। पर जबकि इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट अलाउज डिडक्शन ओनली एक्चुअल बैड डेट, जो हमारे एक्चुअल बैड डेट है उनको डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जब वो अकर हो जाएंगे, है ना, व्हेन दे आर अकर, मतलब ये हमारे एक्चुअल बैड डेट है और इनको जो है माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, पर जबकि मैंने आपको बताया होगा, जैसे कि सपोज करिए हमारे पास 5,000 के डेटर हैं, ठीक है, जिनमें से यहाँ पे 500 के जो है वो यहाँ पे हमारे ये बैड डेट्स हैं। ठीक है, तो इनसे इन 500 के बैड डेट्स के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट कर दिया है 500 का, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये जो मैंने 500 का प्रोविजन जो है वो क्रिएट किया है अपने आप से, किसके लिए, 500 बैड डेट्स के लिए, ये अभी बैड डेट्स नहीं बने हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने प्रोविजन बना दिया है, तो इतने का जो है यहाँ से ये माइनस हम कर देंगे। ओके, माइनस कर देंगे इस अमाउंट को डेटर में से। ठीक है, पर जबकि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है यहाँ पे कि डिडक्शन तभी की जाएगी जब एक्चुअल में बैड डेट्स अकर होंगे, सिर्फ एक्चुअल बैड डेट्स के लिए ही, है ना, जब वो हो जाएंगे। सो दिस इज द अनदर रीजन कंट्रीब्यूटिंग टू वेरिएंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ और बोलते हैं और आपके जो टैक्सेबल, जो आपके जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकर व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज हायर। देखिए अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम आपकी कम आ रही है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है ना। तो जैसे कि यहाँ पे समझा जा सकता है, स्टूडेंट इससे रिलेटेड भी आपको आ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है अकाउंटिंग इनकम, जैसे यहाँ पे 20 लाख की है, टैक्सेबल इनकम 15 लाख की है, तो डिफरेंस जो है वो 5 लाख का है, और इस 5 लाख का हम 30% जो है वो निकालेंगे, वो हमारा 1,50,000 आएगा, और ये हमारी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी 1,50,000 की क्रिएट हो जाएगी।
इस केस में अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बीइंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि डेफर्ड टैक्स एसेट कब कब होता है, जब हमारी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है और अकाउंटिंग इनकम कम है। जैसे कि टैक्सेबल इनकम 10 लाख है, अकाउंटिंग इनकम 8 लाख है ना, डिफरेंस जो है 2 लाख यहाँ पे आ गया। तो टैक्स जो है इस पे 30% का अगर हम चार्ज करते हैं तो वो 60,000 का बनता है। तो अकाउंटिंग एंट्री फॉर टैक्स टैक्स एसेट, तो उसके लिए एंट्री होगी डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, अकाउंट। तो 60,000 और 60,000, तो बीइंग डेफर्ड टैक्स एसेट प्रोवाइडेड। सो आई होप आपको जो है वो एग्जांपल से भी समझ में आ गया होगा। और ये बातें भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डेप्रिसिएशन, यहाँ पे दो मेजर पॉइंट जो है वो बताए गए हैं कि क्यों आपकी जो है वो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है ना। उसके बाद एज नोटेड आइदर अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एवरी ईयर, है ना। ओके, तो इसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट को बैलेंस शीट में जो है वो शो किया जाएगा, है ना, एज द केस में भी, है ना। एवरी ईयर डेफर्ड टैक्स अमाउंट अंडरगोज an adjustment and the net balance which is either a liability or an asset is shown in the balance sheet। ठीक है, every year the deferred tax account undergoes an adjustment and the net balance which is either a liability or an asset is shown in the balance sheet। ठीक, मतलब इसको शो किया जाएगा। ठीक है, जो लाइबिलिटी है उसको लाइबिलिटी में शो कर देंगे, जो एसेट है उसको एसेट में दिखा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बाकी क्या बोला गया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज एंड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज विल नॉट बी इवेलुएटेड अकॉर्डिंग टू, देखिए सर्कुलर, सो बाकी स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया गया है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के लिए कि विल नॉट बी इवेलुएटेड, इसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सर्कुलर, है ना। और उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रेजेंट करना है, उसको इवेलुएट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बारे में, एसेट के बारे में पता लग गया होगा कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या है। ठीक है, ओके जी, अब आगे देखते हैं। देखिए अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अब अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, देखिए अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी जनरली ऑफ टू टाइप्स। सो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें पहला आता है ट्रेड पेबल और दूसरा आता है अदर पेबल्स। ट्रेड पेबल में क्या आएगा, देखिए ट्रेड पेबल्स हैव बीन डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोज। ट्रेड पेबल्स आर द अमाउंट पेबल फॉर गुड्स परचेज, जो हमने गुड्स परचेज की हैं और उस पर अभी तक पैसा पे नहीं किया है वो ट्रेड पेबल के अंदर आएगा। एंड सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। देखिए इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो है इंक्लूड किए जाते हैं ट्रेड पेबल में। ठीक है, नेक्स्ट है अदर पेबल, such as those payable that are incurred not as a result of business, which a concern carries on and are payable only after more than 12 months। ठीक है, तो other payables such as those payables that are incurred not as a result of business, which a concern carries on and are payable only after more than 12 months। फॉर एग्जाम्पल अ पेबल्स इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे कि आपने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है, अभी तक पैसा पे नहीं किया है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो अदर पेबल्स में यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, व्हेन डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ देम, है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, है ना, आर एग्जांपल ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो अगर आप डिवेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को की रिडम्पशन करते हैं 12 महीने के बाद, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और उन पे प्रीमियम भी जो पेबल होता है, ये एग्जांपल है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, ऐसा यहाँ पे बोला गया है।
ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का, अगर इनकी प्रीमियम पे, जो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन है, उसको हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में यहाँ पे शो करेंगे। ओके, और ये जो डिवेंचर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनकी रिडम्पशन 12 महीने के बाद है, ठीक है, मतलब विद इन 12 मंथ्स नहीं है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो मतलब कौन सा जो है वो हम शो करेंगे, देखिए कहाँ क्या शो करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, कि ऐसे डिवेंचर और ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनकी रिडम्पशन 12 महीने के बाद है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, है ना, और इन पे प्रीमियम भी पे किया जा रहा है ना, तो इनको जो है हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट, इसमें ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये चीजें आपको बार बार पूछी जाएंगी क्वेश्चन में। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है ना, और ये पेबल्स इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है, ये आइटम आपको पता होनी चाहिए कि ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आती हैं। ठीक है, सो आई होप आपको जो है इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये लास्ट पार्ट है। तो ऑल प्रोविजंस फॉर which the related claims are expected to be settled beyond the 12 months after the reporting date or after the period of operating cycle are classified non-current provision। देखिए जितने भी प्रोविजंस हैं, है ना, जितने भी प्रोविजंस हैं विच द रिलेटेड क्लेम, जिनका जो क्लेम है ना, आर टू बी एक्सपेक्टेड बियॉन्ड 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट और आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, जिनका जो क्लेम है, जिनकी जो सेटलमेंट है ना, जिनके क्लेम की सेटलमेंट जो है 12 महीने के बाद की जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होगी, वो नॉन करंट प्रोविजन में आएंगे। ठीक है, नॉन करंट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट पेबल्स टू एम्प्लॉइज, है ना, हु विल रिटायर आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, या प्रोविजन फॉर वारंटीज, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ठीक है, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएंगे, क्योंकि इनके क्लेम की जो सेटलमेंट है वो फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट 12 महीने के बाद की जाएगी। ठीक है, ये विद इन 12 मंथ्स नहीं है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल नहीं होगा, है ना, इन ऑपरेटिंग साइकिल हो या फिर ये, है ना, इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो करंट माना जाएगा। फिलहाल ये यहाँ पे बोला गया है कि ये नॉन करंट प्रोविजन आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आती हैं, है ना, ये सारी मैंने आपको डिस्कस कर दी। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म बोनस बहुत जरूरी है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आपके लिए जरूरी है। तो ए, सी और डी, इनको आप बार बार देखिए, बार बार समझे, है ना। जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, ऐसा क्वेश्चन आपको वैसे आता नहीं है, पर नॉलेज के लिए मैंने आपको करवा दिया है, सीबीएसई में कुछ भी हो सकता है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।